डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2022 का जो पेपर है मॉडल नंबर 347 जी के। इससे पहले भी मैंने आपको एक मॉडल पेपर करवाया होगा। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके देखिएगा। और उसके बाद एक वीडियो अभी मैंने कल अपलोड की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इंटर कन्वर्जन के लिए है। तो अगर आप इंटर कन्वर्जन से डरते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। 10 मिनट की वीडियो है। आपको मोस्टली एलिफैटिक कंपाउंड के जितने भी इंटर कन्वर्जन होंगे वो आपको 95 प्लस उसमें से मिल जाएंगे और उसमें से आपको हो जाएगा। इतना आसान, इतना फ्लो चार्ट की मेथड से इतना इजी कर दिया हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं 2022 का जो मॉडल पेपर है, जो पेपर आया था उसके बेस पे उस किस तरीके से पेपर था, कहाँ से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, उसका एक सलूशन भी दे दूंगा आपको। और यहाँ पे आप लोग उस पेपर को देख लीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला है कि निम्न में से चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका लिखिए। पहला है कि एक क्रिस्टल तंत्र है, यानी जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है, ए इजुकल टू बी इजुकल टू सी और अल्फ़ा इजुकल टू बीटा इजुकल टू गामा, लेकिन जो आपस में है ये 90 डिग्री ना हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास एज लेंथ अगर बराबर होती है और इंटरफेशियल एंगल में 90 डिग्री नहीं होता है, आपस में बराबर होता है, तो वो हमारे पास होता है रेम्बोहाइड्रल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें 0.1 मोलैरिटी जली विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। तो कह रहा है कि भाई जो हिमांक को बोलते हैं बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किस में होगा। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर किसी भी सोल्यूशन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट या कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल होते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उतना ज़्यादा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होगा और उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करें तो NaCl, अगर आप ब्रेक करें तो NaCl को ब्रेक करें तो Na पॉजिटिव प्लस Cl कितने आयन मिले, 2 आयन मिलेंगे। यूरिया डिसोसिएट होगा नहीं, ग्लूकोज डिसोसिएट होगा नहीं। पोटेशियम सल्फेट को ब्रेक करें तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4, तो हमको मिलेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4। कितने आयन मिले, 3 आयन। तो इस तरीके से जब 3 आयन मिलेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर वही होगा जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा, उसका ही जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उतना ही कम होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, कह रहा है कि एमाइड से एमीन बनाने का किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, यानी कौन सी नेमिंग रिएक्शन होती है जो एमाइड से, एमाइड कहते हैं बेटा C+O NH2, और इससे हमको बनाना होता है। कह रहा है कि इससे NH2 बनाओगे तो ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, तो यानी ये CO2 को हटाने के लिए कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। देखें तो इसमें हमारे पास ये नेमिंग रिएक्शन है, कौन है हमारे पास है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। चले आगे देखें। अब यही इंग्लिश में हमारे पास है कि हमारे पास यहाँ पे देखें रेम्बोहाइड्रल मैंने बता दिया था, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है और यहाँ पे आपके पास हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज, कौन सा होगा हमारे पास। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इस साल जो पेपर में आया हुआ, समझ लीजिए कि आपको मोनोसैकेराइड, जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप सुनते होंगे, तो हमारे पास ऑप्शन होगा फ्रक्टोज का। उसके बाद देखिए कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट विल बी, कह रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या करेगी। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए उस साल ना जब जैसे जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो एक टाइम पे जो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि जो हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है वहाँ से है, जो कि अब तुम्हारे सिलेबस से बाहर हो चुका है। उस साल भी बाहर था लेकिन कैसे दे दिया ये समझ नहीं आता। अगला क्वेश्चन, जब एसिटिक अम्ल P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, तो एनहाइड्राइड बनेगा। P2O5 के साथ रिएक्शन करके वो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब चलें आगे क्वेश्चन देखें। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी में बड़ा आगे पीछे करके दिया है ना, चलो ठीक है। कह रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों देखें। देखो कह रहा है कि क्लासीफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस, गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास। कह रहा है
कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, पास 4 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ये हमारे पास 4 होते हैं। उसका एक एग्जांपल दे दीजिए। मेटेलिक में मेटल होते हैं, आयनिक में कोई आयन होता है, NaCl दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए। तो इस तरीके के हमारे पास आयन होते हैं। दूसरा वाला हमारे पास होगा डिफाइन द राउल्ट लॉ एंड राइट इट्स ए लिमिटेशन। कह रहा है राउल्ट लॉ क्या होता है, उसके लिमिटेशन को बताइए। तो राउल्ट लॉ मैंने कहा था पहले ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट लॉ के दोनों केस आप याद करिएगा। तो राउल्ट लॉ वो होता है कि जो बेसिकली किसी भी सोल्यूशन की जो या यूँ कहें कि जो राउल्ट लॉ होता है वो वेपर प्रेशर के लिए होता है। किसी भी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। इसके 2 रूल हैं, 2 फॉर्म है। पहला है कि अगर दोनों पास वोलेटाइल होंगे तो वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन और पी नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ पी नॉट दोनों के सम होता है। अगर अदरवाइज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो हमारे पास ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है एक्सप्लेन द कोलराउज लॉ एंड राइट टू एप्लीकेशन विद अस। मैंने पहले ही भी कहा है आपको, जो मैंने अपना पेपर मॉडल पेपर बनाया है उसमें मैंने कहा होगा कि आपको कोलराउज लॉ पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2-3 डेफिनेशन ही पूछी जाती है और जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो कोलराउज लॉ से पूछी गई है। कोलराउज का लॉ क्या होता है, ये इनफाइनाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। पहली चीज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और दूसरी चीज़ की ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए कोलराउज लॉ जाता है। कोलराउज लॉ के 2 एप्लीकेशन ये होते हैं कि पहली चीज़ की हम किसी एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी निकालते हैं। दूसरी चीज़ की हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है, मैंने पहले ही कहा था कि अल्फ़ा जो बेसिकली DOD जो होता है, DOD निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 एप्लीकेशन उसकी हैं। उसके बाद आगे चले हम लोग तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन, देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन विद एग्जांपल। ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है भाई। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसके पार्टिकल की साइज़ जो होती है वो 1 नैनोमीटर से क्या होती है, 1 नैनोमीटर से कम छोटी होती है, आप उसको देख नहीं पाते हैं। जबकि जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो दिखने में तो हमको ट्रू सोल्यूशन लगते हैं लेकिन रियल में होते नहीं हैं। आप उन पर जब माइक्रोस्कोप से या लाइट पास करेंगे तो आपको वो पार्टिकल दिखाई दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। उनकी जो साइज़ होती है कोलाइडल पार्टिकल की वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की पास साइज़ होती है। तो ये सब छोटे छोटे 2 पॉइंट लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक इंग्लिश में, हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है एक क्यूबिक स्ट्रक्चर कंपाउंड इज मेड फ्रॉम द एलिमेंट A एंड B। कह रहा है कि A और B से एक कंपाउंड बन रहा है। चलिए देखें, इन दिस एटम A इज़ द कार्नर। A कहाँ पे है, सभी कार्नर पे है। तो एक क्यूब के अंदर कितने कार्नर होते हैं, 8 कार्नर होते हैं। चलिए, इन दिस एटम A इज़ द कार्नर ऑफ द क्यूब एंड B एटम एट द फेस सेंटर, डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए 8 है तो हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, 8/8 तो हो जाएगा हमारे पास 1, यानी A 1 आएगा। B के लिए आप निकाल लीजिए, तो B के लिए हमारे पास फेस पे है, तो फेस के लिए कितने फेस होते हैं। आप अपने रूम में बैठ के अपने आसपास चेक करिए उस रूम के कितने दीवारें हैं। तो एक आप आगे देख रहे होंगे, एक पीछे देख रहे होंगे, एक साइड में देख रहे होंगे। तो हमारे पास एक ऊपर एक नीचे 6 फेस होते हैं और एक फेस में 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे पास फार्मूला होगा AB3। ये हमारे पास फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे कट करेंगे तो 3 आएगा, फेस सेंटर 3 आता है और वो 1 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा यहाँ पे, राइट द आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आयुपैक क्या है, K2Cr2 K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमियम। यहाँ पे हम लोग देखिएगा क्रोमियम पे देखें तो क्रोमियम पे माइनस आयन है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में ATE लगा देते हैं तो क्रोमेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी। तो क्या हो जाएगा आयुपैक नेम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3। उसके बाद दूसरा वाला देखें तो हमारे पास इस वाले का देखें तो हमारे पास ये है 5 एमीन है और 1 कार्बोनेट है। तो एमीन पहले आएगा, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट नहीं रहेगा क्योंकि कोबाल्ट पे प्लस आ जाएगा। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होगी 2, कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। ये हमारे पास हो गया इसका। अब देखिए, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखें बेटा कि आपको एक क्वेश्चन तो आयुपैक से आना ही आना है।
आपके पेपर में एक क्वेश्चन हर साल आयुपैक से दिया हुआ है, तो आप इतना तैयार रहिए कि हमको आयुपैक मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द न्यूक्लिक एसिड, गिव द एग्जांपल। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई? न्यूक्लिक एसिड आप उसे कहते हैं ना, डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं कंबाइन फॉर्म में। तो आप डीएनए आरएनए को इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए या बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, या उसको हम ये न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है, नेचर में एसिडिक होता है। इसमें डीएनए आरएनए को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, डीएनए आरएनए को दोनों को कंबाइन कर दीजिए, एग्जांपल भी हो जाएगा कि डीएनए और आरएनए का एग्जांपल दे दीजिए। कह रहा व्हाट आर द पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। कह रहा पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट वो होता है भाई जिस एलिमेंट को कोई भी एलिमेंट जो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबशेल में ही जाता है, इसीलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इसको अगर चेंज करना चाहे ना, इसको कह सकते हैं कि वाई व्हाट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट, वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये करना चाहिए था क्वेश्चन में। चलो आगे चले। तो आप याद रखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आप जानते हैं कि एक नोमेरिकल एक कोलाउस की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका नोमेरिकल निकालना है। आप फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला कौन सा निकालेंगे। फार्मूला ये आप लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग पी की कंसंट्रेशन अपान आर की कंसंट्रेशन। आप इस फार्मूले से रखिएगा, इसी को हम लोग नस्ट फार्मूला कहते हैं, नस्ट इक्वेशन कहते हैं, इससे आप निकल जाएगा। उसके बाद ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ये हमारे पास अगर क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री से है। तो ब्राउनियन गति क्या होती है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन में जो जिगजैग मोशन होता है, कोलाइडल पार्टिकल के कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो जिगजैग मोशन करते हैं। सबसे पहले इसको पॉल ग्रेन में देखा गया था, राउंड ब्राउन ने देखा था। तो इसी ब्यास पे हम लोग इसको ब्राउनी गति कहते हैं। इसके अंदर इसको बोलते हैं इंग्लिश में कागुलेशन, ये भी उसी का पार्ट है। कागुलेशन क्या होते हैं? जब किसी भी नॉन किसी में जब अपोजिट कोलाइड मिला देते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, उसी को हम लोग स्कंदन बोलते हैं, कागुलेशन बोलते हैं। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखते होंगे ब्लड का जमना, ये कागुलेशन कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव कोलाइड है, आपने निगेटिव कोलाइड को मिला दिया और दोनों आपस में जाके बॉन्ड बना लिए, दोनों आपस में चिपक गए और वेट बड़ा हो गया और नीचे की तरफ वो डाउन होते हुए चले गए और नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कागुलेशन। जैसे पानी को साफ करना, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ब्लड का जमना, ये सब कागुलेशन का एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल है। चलो आ जाओ। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज की संरचना क्या होती है भाई? ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टॉलन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। भाई ग्लूकोज के ऊपर तो एक क्वेश्चन आपका आना है रिएक्शन के ऊपर। देखो ग्लूकोज में 5 रिएक्शन पूरी बुक में दी हुई है और 5 रिएक्शन में आपको एक रिएक्शन मिल जाती है। ये बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर है, टॉपिक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H6 का उसका स्ट्रक्चर C6H12O6, इसका आप स्ट्रक्चर को ड्रा कर दीजिए। ऐसे लाइन बाय लाइन आप इसको ड्रा कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर रहता है CHO और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, इस तरीके से आप लगा दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभिकर्मक के साथ, तो टॉलन अभिकर्मक के साथ ये क्या कहता है? टॉलन अभिकर्मक को ये रिड्यूस कर देता है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा और क्या है, इसलिए तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है प्रयोगशाला में एथाइल एमीन बनाने के लिए, एथाइल एमीन यानी ये अमीन वाले चैप्टर से है। चलिए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रयोगशाला में एथाइल एमीन बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास है, प्रयोगशाला में एथाइल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रिया लिखिए, एथाइल एमीन से एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लिखिए। तो एथाइल एमीन बनाने के लिए आप कोई भी मेथड लिख दीजिए। आपको लेबोरेटरी मेथड पूछा हुआ है, लेबोरेटरी मेथड मोस्टली सभी में आ जाते हैं। चलो अब यहाँ पे देखें लेबोरेटरी मेथड आपको मिल जाएगा वहाँ पे एथाइल एमीन का। तो आपको एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। एथाइल एमीन का फार्मूला क्या होता है? देखें C2H5NH2 ये होता है, प्लस आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। देखो यहाँ से H निकलेगा और ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास एक ये समझिए कि हमारे पास एक साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव आएगा या इस पे लोन पेयर है या इसको डोनेट कर देगा, तो आप साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे इंग्लिश में आते हैं थोड़ा सा, हाँ
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना अवनमन आप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको बताइए। तो बॉइलिंग किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप किसी भी सोल्यूशन में मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम बनेगी तो आप उसको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट का जो होता है वो नॉर्मल प्योर फॉर्म से ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज इतना, कैलकुलेट द के बी ऑफ वाटर। तो फार्मूला बता देता हूँ मैं क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। आप इस फार्मूले से मोलैलिटी निकाल लीजिएगा। 12 ग्राम ग्लूकोज से आप 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 और अपान ग्लूकोज का होता होगा 180, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको यहाँ पे मोल मिल जाएगा। और इसको 100 से जो भी आएगा इसको 100 से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो दिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है टी बी माइनस टी नॉट। तो टी बी हमको दिया हुआ है, टी नॉट कितना रखेंगे, टी नॉट 100 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.34 इज इक्वल टू के बी और इंटू ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी मोलैरिटी निकाल के यानी एम। तो एम को इधर लेके जाके डिवाइड कर दोगे तो के बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आसान तरीका है। चले अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कि एक्सप्लेन द, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब कह रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50 सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो इसको आपको बहुत आसान तरीका है, ये आपको फार्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। आपको ये के निकालना है, आपको ये दिया हो 50 सेकंड तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपान 50, डिवाइड कर लीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, वही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए इसमें क्या है, कह रहा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल यानी कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट को, सॉरी एक क्वेश्चन मैंने पीछे कहा होगा कि पी ब्लॉक को मैंने कर दिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट, तो पी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को। तो कह रहा है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होता है उसके आप ट्रांजिशन एलिमेंट लिखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन बिहेवियर शो करता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, तो इसीलिए उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ये कह रहा है कि इसकी कैरेक्टर लिखिए, तो 4 नंबर का है तो आप 3 कैरेक्टर लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक लिख दीजिए कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरी चीज़ शो कर दीजिए कि ये कलर्ड होते हैं, कलर शो करते हैं, तो कलर में लिख लीजिए डी ट्रांजिशन के बारे में। पैरामैग्नेटिक लिख दीजिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी लिख दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दीजिए। तो ये सब उसके पास उसके प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी में से 3-4 प्रॉपर्टी को आप मेंशन कर दीजिए। 4 नंबर का है, 4 प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो एक 3 आप प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिए, 1 नंबर का आपका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या एक्सप्लेन करना भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भाई जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेटिक होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। बात एकदम छोटी सी है, क्लियर है। चलें आगे चले। कह रहा है कि राइट द लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की लेबोरेटरी बनाने की SO2 की लेबोरेटरी मेथड का जिक्र कर दीजिए भाई। SO2 के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए सल्फर में SO2 H2 SO4, तो इस बार SO2 आए थे तो आप H2 SO4 को पढ़िए। चलिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। एट नॉर्मल टेम्परेचर H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होता है। सबसे बड़ी चीज़ H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए लिक्विड होता है, H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसलिए ये लिक्विड नहीं होता है। चलिए फ्लोरीन डज नॉट शो एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहा फ्लोरीन कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है भाई। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करना चाहता है। साइज छोटी होती है, इसी सब वजह से ये सब क्या होता है कि ये शो करता है कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। कह रहा है इन कंपेरिजन टू फास्फोरस नाइट्रोजन इज कंपेरेटिवली इनर्ट। कह रहा है फास्फोरस के रिस्पेक्ट में जो नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट होता है। देखिए फास्फोरस और नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ग्रुप में होते हैं, दोनों के अंदर P3 होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास ये जब P3 है तो ये बेसिकली इस बिहाफ पे तो कह नहीं सकते कि हमारे पास इसके हाफ
हाफ शेल है इसीलिए हाफ है तो इसीलिए हम लोग कर नहीं। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा कि जो हमारे पास फास्ट नाइट्रोजन होता है साइज़ छोटी होती है और हाफ फिल्ड कंडीशन होती है, इसीलिए ये कोई भी रिएक्शन शो करना नहीं चाहता है मोस्टली। क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये उसकी वजह से अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल को फिल करने के लिए ये अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकता है, इसीलिए कोवैलेंसी को, इसीलिए ये थोड़ा इनर्ट नहीं होता है। तो इस बिहाफ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आ जाए अगला, कह रहा है अगला क्वेश्चन में एमंग द, देखो ये लास्ट ईयर 2 बार पूछा हुआ था, पिछले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये इस बार भी पूछेगा उम्मीद है किसी न किसी मॉडल पेपर में। एमंग द ऑल द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 BiH3 इज द स्ट्रांगेस्ट कह रहा BiH3 सबसे स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए BiH3 अपने ग्रुप में सबसे नीचे भी होता है और उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस इज लो, देखो नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि नोबल गैस ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इसमें अपना आसानी से ये एवापोरेट हो जाती है तो इसका मेल्ट हो जाती है, तो इसका इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कह रहा सॉरी लो होता है। कह रहा राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड गिविंग द केमिकल इक्वेशन, राइट द फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन। कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड को बनाने की, एल्काइल क्या लिखा हुआ है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इसको मैं बता देता हूँ, एक नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस RX + RONA, इससे रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास बनेगा ROR, ये बन गया ईथर, है ना। कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना है तो आप फिनाल को ले लीजिए या क्लोरोबेंजीन को ले लीजिए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए, यहाँ पे CH3Cl, यहाँ पे आयरो के ऊपर AlCl3, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे Cl को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे CH3 ऐड कर दीजिए, बन गया। नाइट्रेशन में क्या है, NO2 को ऐड कर दीजिए, अगर Cl लेंगे तो आर्थो या पैरा पे ऐड कर दीजिए, अगर आप NH2 लेंगे तो आपको तब भी आर्थो पैरा पे ऐड करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो आपको मेटा पे करना पड़ेगा। ये आपके पास हो गया। चलिए आगे चले। अब कह रहा है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे है कि व्हाट हैपन क्या होता है ना, हाँ तो इसका इंग्लिश वर्जन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 7वें क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है भाई, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को अपन उसकी जहाँ से रिप्लेस कर देगा, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। राइट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलॉन्ग विद द केमिकल इक्वेशन फॉर द हाइलोजिनेशन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। बहुत आसान रिएक्शन है। इसमें क्या करना, क्लोरोबेंजीन की देखो क्लोरोबेंजीन मैं एक बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, किसकी करनी है, पहले मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल तौर पर मैं हाइलोजिनेशन करवाता हूँ तो हाइलोजन को ऐड करूँ, यहाँ पे Cl2 लिखो। चलो तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे एक Cl है ना, बस यहाँ पे ये हो गया। आर्थो पे लगा दो, अगले प्रोडक्ट में कहाँ पे लगा दोगे बेटा, अगले प्रोडक्ट में पैरा पे लगा दोगे। ऐसे ही नाइट्रेशन में NO2 लगा दो, यहाँ पे HNO3 + H2SO4 लिखोगे, सल्फोनेशन में H2SO4 लिखोगे यहाँ पे, और आर्थो पे SO3H लगा दो, बस ये हमारे पास हो गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एथाइल व्हाट हैपन, राइट द क्या होगा, एथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। पीछे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पीछे भी एथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5Br प्लस किससे कर रहा है, सोडियम एथॉक्साइड से, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, विलियमसन सिंथेसिस पीछे मैं बताया हूँ अभी क्या होगा, डाई एथाइल ईथर बनेगा C2H5 ये बनेगा, डाई एथाइल ईथर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। चले क्लोरोबेंजीन + HNO3, कुछ नहीं करना है आपको, NO2 ग्रुप लगा देना है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 लगा देना है। चलो हो नहीं पा रहा है ना। उसके क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट इतने टेम्परेचर, फिनाल बनेगा भाई। डॉस प्रोसेस के बारे में ये लिखा हुआ है। चले देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन + NaOH, टेम्परेचर जो मेंशन किया है उसको आप मेंशन कर लीजिए, तो क्या बनेगा, यहाँ पे फिनाल बन जाएगा, बस बन गया। उसके बाद कह रहा है एथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ है तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक होता है तो एल्कीन बनता है, एथाइल क्लोराइड C2H5Cl है, हाँ Cl + KOH, तो एल्कोहल बनेगा C2H5OH बनेगा, हो गया। बड़ा आसान आया था।
कह रहा है राइट टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड गिविंग द केमिकल। 2 मेथड एल्डिहाइड से बनाने के लिए। अरे इतना आसान क्वेश्चन, बताओ आप 2 मेथड नहीं बना पाओगे। पहली चीज़ की एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनता है, दूसरा, और तीसरा बता दें हम लोग, या यूँ रख लें कि हमारे पास एसिटिलीन से रिएक्शन करवाएंगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा, एसिटिलीन से एल्कीन से रिएक्शन करवाएंगे प्लस ओजोन में तो भी एल्डिहाइड बनेगा। ये हमारे पास है बेटा, है ना। अब क्या कह रहा है, टॉलन रिएजेंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्या होता है, ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, क्रासेल्डोल कंडेंसेशन। मैंने ये दोनों इंपॉर्टेंट तो मोस्ट अवेटेड तुम्हारे पास ये नेमिंग रिएक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी बच्चों को रहता है और ये आएगी भी। तो यहाँ पे कैनिजारो में क्या होता है, मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैनिजारो वो रिएक्शन होती है जिसमें आप लोग ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कंसनट्रेट NaOH की या KOH की प्रेजेंस में एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे मालिक्यूल का रिडक्शन होता है। अगर एल्डिहाइड है तो एक मालिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक मालिक्यूल का जो रिडक्शन होगा वो एल्कोहल बनेगा, यही हमारा प्रोडक्ट होता है। क्रासेल्डोल क्या होता है, जब कोई भी कंपाउंड ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और वो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स या 2 डिफरेंट कीटोन से रिएक्शन करेगा तो वो एल्डोल का फॉर्मेशन करता है। देन एल्डोल बाद वापस में हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्डोल लिखा हुआ है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। ये हमारे पास रिएक्शन है। बाकी अब यहाँ पे बातें खत्म होती है। चले तो मिलते हैं बेटा एक नए पेपर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।